हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप लोगों को बता दें कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से सेट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के दौरान आज हम नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम लोग हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी कीजिएगा तो यही सब प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें आपको फिजिक्स के सेक्शन से, केमिस्ट्री के सेक्शन से और बायो के सेक्शन से, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे संभव है, जानने का संभव है, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे क्या करेंगे, तो उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कि जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है, इस ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताना है। संतरा, टमाटर, सिरका या आलू। तो ये आपका केमिस्ट्री के सेक्शन से क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में आपका एसिड बेस जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग को क्या करना है, ये तो वीडियो ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्म में है। यदि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो कुछ देर में आप देखिएगा कि हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ देर हम रुकेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद क्या करना है, आपको कमेंट में जवाब देना है। यदि आपको जवाब पता हो तो, गलत ही पता हो, गलत ही है सही है, लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। उसके बाद आपको जवाब तो पता चलेगा, उसके बाद आप वीडियो को ऑन कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, यही होता है एक गुड स्ट्रेटेजी आदि का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट पूरे आंसर को देखते चले गए। पहले आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, पहले आप खुद से वीडियो को रोके, आप ना कमेंट में बता सके तो मन में ही सोचे कि हाँ इसका आंसर आलू हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, जो हो जाएगा आप जो भी माइंड में आए उसको पहले आप मान के चलिए, एंड देन उसके बाद तो जवाब बताना ही हमको, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो बेसिकली अम्ल का दो स्रोत होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, मतलब कि प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। तो ये जो हमारा अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, इस ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब कि किस प्राकृतिक स्रोत द्वारा हमको ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संतरा। संतरा में क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है? तो नहीं, संतरा में हमारा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ टमाटर। तो टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका भी नहीं होगा, और आलू तो अम्ल है ही नहीं। आलू, आलू के बारे में पढ़ाया नहीं गया, आई थिंक आलू अम्ल नहीं है। तो सिरका में पाया जाता है सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक, एस्कार्बिक, इसमें एस्कार्बिक और इसमें सिट्रिक पाया जाता है। सिरका में सिट्रिक पाया जाता है और इसमें एस्कार्बिक पाया जाता है। सिट्रिक और एसिटिक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से सर्वाधिक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो ठंडे जल से सर्वाधिक सक्रियता से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या सोडियम है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया क्या करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। तो कल आपको याद होगा कि हम सक्रियता श्रेणी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? सक्रियता श्रेणी लिखवाए थे। आज भी लिख देते हैं, पोटेशियम, सोडियम। तो ये क्या है, ये हमारा ये फोर नहीं है, ये यू है। ये क्या है? यू है। ये यू है। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचबी। एचबी मतलब सीसा, एजीएयू। तो ये जो है ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आइएगा, मतलब कि पोटेशियम से लेके हमारा मैग्नीशियम तक, ये सब जितना भी है ये सभी के सभी क्या करता है, ये सभी के सभी ठंडे जल से विक्रिया क्या करता है, क्या करता है? ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम से फेरस तक ये क्या करता है? ये गर्म जल, ये गर्म जल या जल वाष्प, मतलब कि ये क्या करता है? स्टीम, जो जल, जल के वाष्प को क्या कहते हैं? स्टीम से
अभिक्रिया करता है। और ये जो है इतना, ये सब अभिक्रिया करता ही नहीं है। क्या करता है? न ठंडा जल से न गर्म जल से, ये अभिक्रिया करता ही नहीं है, नहीं करता है, मतलब कि बहुत रेयर केस में करता है, नहीं करता है। हमसे क्या बोल रहा है कि ठंडा जल से कौन अभिक्रिया करता है? तो ठंडा जल से एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, ये गर्म जल से करता है, तो एल्यूमिनियम तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पोटेशियम, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोडियम। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैल्शियम। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, आपको तीनों ऑप्शन दे दिया। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया। पोटेशियम भी गर्म जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम भी करता है और कैल्शियम भी करता है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रिया करता है। तो पोटेशियम हमारा सबसे ऊपर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि पोटेशियम नहीं रहता, सोडियम, उसके बाद तो हमारा सोडियम सही हो जाता, लेकिन हमारा पोटेशियम दिया हुआ है, और पोटेशियम ना रहता, सोडियम भी नहीं रहता, तो हमारा कैल्शियम सही हो जाता। बट हमको पोटेशियम दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको नीचे करेंगे तो आपका मिट जाएगा। अब वीडियो को रोक के लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हम नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जनसंख्या में एक जीन के दो या दो से अधिक एलील की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुरूपता, समयुग्मजता, अंतः प्रजनन या विषम युग्म जीता। तो आपको बताना है कि किसी जनसंख्या में, मतलब कि कोई जनसंख्या है, उसमें जो आपका जीन है वो जीन क्या है? एक से अधिक एलील की घटना कहलाती है, एक से अधिक एलील की घटना कहलाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जीन क्या होता है? आपके बॉडी के इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि आपके बॉडी के इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहता है? आपके बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली जीन के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? जीन के अंदर रहता है। तो आपको यही पूछ रहा है कि हमारा जो जीन है वो अलील, तो वो कौन हो जाएगा? आपका बहुरूपता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुरूपता हो जाएगा। मतलब कि वो क्या कहलाता है? बहुरूपता कहलाता है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका 73 का ऑप्शन नंबर ए बहुरूपता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा, मतलब कि जो हमारा अवतल लेंस का आवर्धन होगा वो आवर्धन किसके बराबर होगा? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो बराबर होता है v अपॉन यू के। किसके होता है? v अपॉन यू के होता है। और वही बात करें कि ये अवतल, देखिए अवतल लेंस बोला है, और यदि अवतल लेंस के जगह पे हमसे अवतल दर्पण पूछता है, क्या पूछता है? अवतल दर्पण, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का क्या होता है? अवतल दर्पण में कुछ नहीं करना, आपको माइनस लगा देना था, माइनस भी बाई यू। क्या हो जाएगा आपका? माइनस भी बाई यू हो जाएगा। मतलब कि आपका 74 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब आपको अवतल दर्पण बोले तो आपको भी बाई यू मारना है, सॉरी माइनस भी बाई यू। और जब आपको अवतल लेंस पूछे तो आपको भी बाई यू मारना है। तो हमसे क्या पूछा? अवतल लेंस पूछा, और जब हमसे अवतल लेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एम बराबर भी बाई यू। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप वीडियो को पीछे करके रोकना देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डैम में पानी जमा होता है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा क्या है? एक डैम है और उस डैम में पानी को जमा करके रखा गया है। यदि पानी को डैम में जमा करके रखा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो देखिए पानी को आप किसी चीज को रोक के रखते हैं, यदि आप किसी चीज को रोक देते हैं तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। क्या आ जाता है? स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। जैसे कि ये कलम ही है, ये क्या है? ये कलम है। इस कलम, ये हमारे हथेली पे क्या है? ये हमारे हथेली पे कलम है। इस कलम को हम उठाकर ऊपर लेके गए, क्या किए? इस कलम को उठाकर हम ऊपर लेके गए, मतलब कि इसका गति लाए, इसको गतिज ऊर्जा की। मतलब कि यहाँ पे ये क्या था? रेस्ट में था, हम इसको उठाए और इसको ऊपर लेके आए, तो इसमें क्या आ गया? इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया। क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा आ गया। आप बोलिएगा कि कैसे स्थितिज आ गया? हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। मतलब कि इसको हम उठाकर, हम अपने एनर्जी से इसको उठाकर ऊपर लेके गए थे, लेकिन क्या इसको नीचे जाने में हम कुछ किए? नहीं। मतलब कि इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गया। आपका जो गतिज ऊर्जा था वो किस में चेंज हो गया?
स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया, और ये स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह से मानिए कि जो हम डैम में पानी को जमा किए, तो डैम में पानी को कैसे जमा किए, कहीं से लेके पानी को आए होंगे, पानी को क्या किए, हम पानी को कहीं से लेके आए, मतलब कि पानी को हम बाहर से लेके आए, मतलब कि उसमें हम क्या किए, इस गतिज ऊर्जा की, क्या किए, गतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी लगा के हम पानी को कहीं और से लेके आए और उसको हम डैम में जमा किए, क्या किए, डैम में जमा किए, तो वो क्या हो गया, जब हम उसको लेके आए तो उसमें गतिज ऊर्जा था, जब जमा किए तो उसमें क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गया, मतलब कि आपका गतिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गया, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया। और जब आप उस स्थितिज ऊर्जा को छोड़िएगा, मतलब कि जब आप उस डैम से पानी को छोड़ दिएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगा, फिर गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एक डैम में जमा पानी क्या होता है, तो वो आपका होता है गतिज ऊर्जा, क्या होता है आपका, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, माइक प्रॉब्लम, क्या आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम भी आ रहा है क्या, वॉइस दिखा रहा प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, मतलब कि जो हमारा बायोगैस है उस बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, क्योंकि यह राख पैदा करता है, क्योंकि यह मीथेन पैदा करता है, क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है कि जो बायोगैस है, ये बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है। तो बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत, या हम कोई भी चीज को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों बोलेंगे, सीएनजी को ही या एलपीजी को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलपीजी इसलिए अच्छा स्रोत बोला जाता है, या आपका जो सीएनजी है, क्योंकि जब आप उसको जलाते हैं तो उससे राख पैदा नहीं होता, राख पैदा नहीं होता मतलब कि उससे क्या होगा, कोई सॉलिड पदार्थ प्राप्त नहीं पैदा हुआ नहीं, और राख के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। दूसरा चीज, जिसमें राख बनता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि धुआं निकलता है, और धुआं यदि निकल रहा है तो धुआं भी हमारे वायुमंडल के लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो हमारा जो बायोगैस है, जो हमारा बायोगैस है, या बात करें कि जो हमारा एलपीजी है, वो एलपीजी क्या है, वॉइस प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हमको लग रहा हो रहा है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत इसलिए माना जाता है ये सबको, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये राख पैदा करता है, ये राख पैदा नहीं करता, क्योंकि ये मीथेन पैदा करता है, ये भी नहीं करता, क्योंकि ये धुआं छोड़े बिना जलता है, यही हमारा सही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है। तो ये सब कोई रीजन नहीं है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना क्या होता है, बिना धुआं छोड़े, सॉरी, धुआं छोड़े बिना ये जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि खुले समुद्र या समुद्री जल से भरे स्थान में भोजन और अन्य उत्पाद के लिए समुद्री जीवों की खेती से जुड़ी जलीय कृषि को डैश कहा जाता है, पीसी कल्चर, मेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या मछली पकड़ना। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि समुद्र में जो खेती किया जाता है, समुद्र में खेती, ये क्या हो गया, समुद्र में खेती का अर्थ है कि समुद्र से झींगा पकड़ना, समुद्र से आपका ये समुद्र से झींगा पकड़ना, इसके अलावा क्या था, कुछ और अलग अलग चीज, मतलब कि समुद्र से जो खाने वाला जितने भी तरह के पाती होता है, कवक वक या अलग अलग चीज के समुद्र से खाने वाला जो पदार्थ को पकड़ा जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। तो इस खेती को क्या कहा जाता है, तो इस खेती को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, सॉरी, मेरीकल्चर, क्या बोलते हैं, मेरीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरीकल्चर बोलते हैं, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है कि जब आप खेती करते हैं, मतलब कि खेती बागवानी करते हैं, या फल फूल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। पीसी कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा, आप यदि मीठे जल के पानी में यदि आप मछली को पकड़ रहे हैं या मछली को अति कर रहे हैं मीठे जल के पानी में, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, पीसी कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। थोड़ा सा इसको खसका दे क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको, छोटा हो जाएगा बट खसकेगा नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। बीज का झुर्रीदार आकार, बीज का झुर्रीदार आकार, फूलों का शिखरी स्थिति, बीज पत्र का हरा रंग या फूलों का अक्षीय स्थिति। हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी है। तो हमारा जो क्या था, मेंडल साहब ने जो बताया था अति पर खोज किया था। मेंडल साहब किस पे खोज किए थे, मटर पे खोज किए थे। उसमें 7 लक्षण बताए थे जिनमें से 3 प्रभावी था और 4 अप्रभावी था। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, लक्षण प्रभावी है। तो वो क्या बताता है कि जो फूलों का अति होता है, अच्छी स्थिति होता है, जो फूलों का स्थिति होता है वो क्या होता है, अच्छी होता है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 78 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 78 का क्या होगा, हमारा 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बताए थे कि जो फूलों का स्थिति होता है वो क्या होता है, अच्छी स्थिति होता है। क्या होता है, अच्छी स्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैसे गैस जो गैस के नियमों का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। मतलब ये जो गैस के नियम को पालन करते हैं, ये गैस का नियम क्या है, गैस का नियम होता है, सॉरी भूल रहे हैं, सॉरी, हाँ याद आ गया, मतलब हम बुक से ही देखे भूल गए थे। पीवी इजकल टू एनआरटी क्या होता है, पीवी इजकल टू एनआरटी, जहाँ पे एन मोल होता है, आर होता है आपका, टी से होता है आपका टेम्परेचर, पी से होता है प्रेशर। यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी का अर्थ है प्रेशर, प्रेशर, बी से है वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर, यहाँ पे आपका एन है मोल, यहाँ पे आर से होता है इसका कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 8 पॉइंट समथिंग होता है, या 0.3 ऐसा करके कुछ इसका होता है, और टी से टेम्परेचर। ये क्या है, इस लॉ को जो फॉलो करता है, इसको जो फॉलो करता है वही कहलाता है नियमों का पालन करता है। तो भारी गैस, हल्का गैस, आदर्श गैस, इसको क्या बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी आदर्श गैस क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आदर्श गैस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदर्श गैस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है। पैन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारा जो पैन हो क्या है, पैन जो है वो द्वितीयक वायु प्रदूषक है। द्वितीयक वायु प्रदूषक का अर्थ क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक का अर्थ होता है कि एक डायरेक्ट करता है, जैसे कि आपका SO2 हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया। इसके अलावा बात करें तो हमारा ये CFC हो गया। ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट वायु को प्रदूषण पहुंचाता है, बट ये सब द्वितीयक है, मतलब कि ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाता, इनडायरेक्ट पहुंचाता है। तो द्वितीयक वायु प्रदूषण क्या आ जाता है, हमारा पैन हो जाता है। त्वरण की दिशा डैश की दिशा के समान होता है, मतलब कि त्वरण की जो दिशा होती है वो किसके दिशा के विस्थापन में, वेग में परिवर्तन, ये सभी या वेग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 81 का बी करेक्ट हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, हमारा 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो त्वरण होता है वो दिशा के, मतलब कि जो त्वरण की दिशा होता है वो वेग में परिवर्तन की दिशा, यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण की दिशा, सॉरी त्वरण की दिशा में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, सॉरी त्वरण का दिशा समान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान मिट्टी में किस रसायन को डालकर उसकी अम्लता के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। मतलब कि आप मानिए कि जब हमारा मिट्टी अम्लीय हो गया है, मतलब कि हमारा जब मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो उस अम्लीय को कम करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए क्या डालता है, बुझा हुआ चूना, जिप्सम, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा। तो हमारा मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, हमारा मिट्टी का पीएच वैल्यू होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में। बट एसिड रेन के कारण यहाँ मिट्टी की अम्लीयता किसी भी कारण से क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब किसी चीज का अम्लीयता बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या करना चाहेंगे, क्या उसको हम क्षारीय करना चाहेंगे या उसको हम निष्क्रिय करना चाहेंगे। तो हम उसको निष्क्रिय करना चाहेंगे। तो निष्क्रिय करने के लिए क्या करेंगे, निष्क्रिय करने के लिए हमारा मिट्टी एसिडिक हो गया है, क्या हो गया, एसिडिक हो गया है। हम उसमें बेस डाल देंगे, क्या करेंगे, बेस डाल देंगे। और जैसे ही हम उसके अंदर बेस डालेंगे तो क्या बना लेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बना देगा। क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। और साल्ट वाटर जैसे ही बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आप देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका ये बेस क्या है, तो आपका जो NaOH2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी
बुझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बुझा हुआ चूना सही हो जाएगा। जब आप जैसे ही सोडियम या आप बोल बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को भी डालते हैं तो क्या होता है, यही काम करता है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानीय हवा में से किसे डॉक्टर की हवा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर की हवा कहते हैं, चिनुक को, हरमटन को, खामसिन को या नॉर्वेस्टर को। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर की हवा कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हरमटन, क्या दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में हरमटन दिया हुआ है। तो हमारा जो हरमटन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। हरमटन को क्यों कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका होता है, हाँ दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में जो वहां पे क्या जो माहौल होता है वो क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के कारण क्या होता है, मतलब कि उसका वायुमंडल चिपचिपा होने के कारण बॉडी दम चिपचिपा रहता है, जिससे आदमी ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये जो हरमटन का हवा, मतलब कि ये हरमटन जो है ये एक हवा का नाम है, डॉक्टर की हवा या हरमटन का हवा लोग वहां के बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये बेसिकली इसके बहाने से क्या होता है, मतलब कि जो ये कहाँ से आता है, तो आपका जो थार नहीं, वहां पे कौन है, दो मरुस्थल फेमस है ना, ये तो इंडिया में थार हो गया, और क्या दो नाम है, मतलब कि याद नहीं आ रहा है। मतलब कि वहां पे जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान से ये हवा बहता है और वो उसको क्या करता है, वायु में जितने भी ये नमी होता है उस नमी को वो सोख लेता है, जिसके कारण वहां के लोग क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण इसको डॉक्टर का हवा कहा जाता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक क्या है। मतलब कि जो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति होती है उसका प्रमुख क्या है, सेल्यूलोज, जाइलम, काइटिन या पेड्यूग्लाइकेन। आपको बताना है कि 84 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी या डी। हमसे क्या बोला है कि कोशिका भित्ति, देखिए हमसे क्या पूछा है, कोशिका भित्ति के बारे में पूछा। किससे पूछा है, कोशिका भित्ति के बारे में पूछा, और कोशिका भित्ति पूछा तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र था। तो भारत का पहला क्या था, नरोरा था, रावभट था, कैगा था या तारापुर था। तो तारापुर था वो भारत का पहला। तारापुर जो है, सॉरी हम उस बात को भूल गए, आप लोग कमेंट तो टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ा टाइम भी देंगे, जल्दी जल्दी में हम आंसर बता रहे हैं। तो तारापुर क्या है, तारापुर आपका भारत का प्रथम नाभिकीय आती है, नाभिकीय ऊर्जा आती है, नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को आप किसी द्रव में पूरी तरह डुबाते तो उसका वजन 8 न्यूटन निकलता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान का वजन कितना होगा, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन या 2 न्यूटन। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, हम तो सॉल्व करेंगे, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। और यदि आप पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो यदि आपको न भी आ रहा होगा, तो यदि आप पहले, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, हम रुक रहे हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, हवा में कितना है, इसको तो हम मुंह से ही इसका आंसर निकाल देंगे। हवा में 10 न्यूटन है, और जब आप उसको पानी में डाले, पानी में डुबाए तो उसका वजन कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो हवा में वजन से आप हवा में जो वजन था और पानी में वजन था उसको जब आप माइनस कीजिएगा तो जितना वैल्यू आपका आएगा कितना आएगा, 2 न्यूटन आएगा। कौन सा आएगा, 2 न्यूटन। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 2 न्यूटन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आर्किमिडीज का भी फॉर्मूला लगाइएगा तो आर्किमिडीज का फॉर्मूला से भी आपको यही आती आएगा, जो आपका हवा में वजन और माइनस वस्तु में डूबा वजन। तो 8 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो आप इसको मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक आप लोग भी यही अति किए होंगे। कैसे आया, आर्किमिडीज से 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इक्वल टू 2 न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर के वर्गीकरण में और कशेरुकी जीवों में से नहीं है। मोलस्कन पर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, आप लोग सॉल्व कीजिए। और आप लोग गौर कर रहे होंगे कि अभी का पहले की तुलना में अभी का वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो गया। पहले एक ही यही वीडियो, यदि आप पहले के वीडियो से या पहले से हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसी सब चैनल, मतलब कि इस सब क्वेश्चन को हम लगभग 45 मिनट 50 मिनट में समझाते थे। बट अभी हम 30 मिनट से पहले बाइंड अप कर दे रहे हैं, 30 मिनट जाते जाते बाइंड अप हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटेंट भी वही दिया जा रहा है और एक्सप्लेनेशन भी यही दिया जा रहा है। थोड़ा सा स्पीड, मतलब कि जो स्पीड बोला जाता है वो स्पीड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आप लोग हो कहीं कमेंट था कि वीडियो थोड़ा जो बड़ा बड़ा हो जा रहा है। पहले का जो वीडियो था आप लोग कमेंट करके बता रहे थे
कि सर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसको लेंथ को छोटा कीजिए। तो हम लेंथ को छोटा करने का दो ही ऑप्शन है, या तो वीडियो को क्वेश्चन को कम कर दे या एक्सप्लेनेशन में कम करे। तो ये दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, ना एक्सप्लेनेशन को कम किया जा सकता है और ना ही क्वेश्चन की कैटेगरी को कम किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन निकाला गया, स्पीड में बढ़ोतरी लाया गया। आपकी स्पीड में थोड़ा सा बढ़ोतरी लगा दी, थोड़ा सा टाइम का भी गौर करेंगे, टाइम भी हम लोग आपको कम दे रहे हैं। हमसे क्या पूछा कि वेक्टर के वर्गीकरण में अकेशरुकी में कौन नहीं है, तब वो आपका प्रोटोजोआ है। क्या आपका प्रोटोजोआ है, ये आपका अकेशरुकी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यौवन के समय विषण का कार्य नहीं करता है। जनन कोशिका, शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्त्राव। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वन और थर्ड, और ये बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, आपको बराबर टाइम दिया जाएगा। देखिए 88 का कौन सा आपको ऑप्शन नंबर सही लग रहा है, ए बी सी या डी। हमसे क्या बोला कि यौवन के समय वृषण का कार्य नहीं करता है। तो यौवन के समय वृषण, जनन कोशिकाओं का निर्माण, ये तो नहीं होगा। जनन कोशिका मतलब कि शुक्राणु का निर्माण। टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव, ये भी नहीं होता है। अपरा प्लेसेंटा का विकास, ये सही है। और एस्ट्रोजन का स्त्राव, ये भी सही। मतलब कि 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बोला है कि इनमें से किस कोशिका में डीएनए नहीं पाया जाता। हमसे क्या बोला है कि किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। आपके न्यूक्लियस में तो पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी आपका अपना डीएनए होता है। लेकिन जो आपका लाइसोसोम है, आत्महत्या की थैली, ये किसी चीज को अपने पास रखता ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या है। आज का लास्ट प्रश्न है कि नहीं दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा है, सारा कलर चल भी नहीं पाता इस पे, थोड़ा इस कलर को यूज करते हैं, कोई भी नहीं दिखेगा। लाइट कलर, ब्लैक को ब्लैक से कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खरपतवार वे, ये तो और बकवास लग रहा है, रेडी ले ले। खरपतवार वे अवांछित पौधे जो खेती वाले पौधे के साथ उगते हैं, वे फसल के पौधे को कैसे प्रभावित करते हैं। खेत में पौधे को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, ये तो गलत है। क्या खरपतवार पेड़ पौधों को मार देते हैं, नहीं। पौधों पर हावी होकर विकास करना, पौधों के भी का विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्थापन, ये कुछ सही लग रहा है, इसको रोक के रखते हैं। पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्थापन के कारण पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और डी, सभी विकल्प सही है। देखिए पौधों पर हावी होकर विकास करना, पौधों पर यह हावी होकर विकास नहीं करता है। पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए जो प्रतिस्थापन करने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उसको वो कम उपलब्ध करता है। मतलब कि जो अवांछनीय पदार्थ होता है वो पेड़ पौधे को जितना भोजन उपलब्ध होना चाहिए वो उसको उपलब्ध न करके वो अपने आप को ले आता है। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होगा। आपको बताना है कि आप 20 में कितना स्कोर करते हैं। 20 में 20, 19 और 18। आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको डाउट कहाँ आया ये बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।